हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2017 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक का एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन कलकटिया किंगडम? कलकटिया किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कौन सा था इनमें से? काकिंडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम, नेल्लूरू। इसका जो आंसर है वो है बी, मोटुपल्ली। कुछ एंशियंट टेक्स्ट में मोटुपल्ली जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है उसमें बताया गया है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सी पोर्ट रहा है इन द किंगडम ऑफ गणपति। हु वाज गणपति? गणपति वाज एन इम्पोर्टेंट ककतिया रूलर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सी किंगडम सी पोर्ट इसको बताया गया है बाय फ्रिक्वेंटली बाय फॉरेन मर्चेंट्स। और इसमें जो बाकी पोर्ट्स हैं उनमें आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे जो नेल्लूरू है वो भी उसी जगह का ही है, ठीक है, वो भी ककन्या किंगडम का ही पार्ट था 13th सेंचुरी में। बट इसमें पूछ रहा है कि इम्पोर्टेंट सी पोर्ट कौन सा है। इम्पोर्टेंट सी पोर्ट नेल्लूरू और मोटुपल्ली में देखे तो मोटुपल्ली सबसे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो मोटुपल्ली इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, विद रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस की बात हो रही है तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो बताना है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। यस, यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। ये टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को अपने बजट के अंदर इंटीग्रेट कर सके, यानी क्लाइमेट चेंज की कॉस्ट एनालिसिस कर सके अच्छे से। ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के बारे में पढ़ते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करते हैं तो WRI और WBCSD का नाम कहीं नहीं है। हाँ, जैसे FAO का नाम मेंशन्ड है ना, UNDP का नाम मेंशन्ड है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बट इनका नाम मेंशन नहीं है। इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली। यूरोपियन यूनियन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 2007 में। इसका मकसद ये कि डेवलपिंग कंट्रीज को साथ में लाओ, पर्टिकुलरली जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना अपनी, और जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स होते हैं उनको साथ में लाओ, डायलॉग्स बनाओ, बातचीत करो, उनकी हेल्प करो कि क्लाइमेट चेंज से वो लड़ सके, ठीक है, कि इसका मकसद है। क्वेश्चन नंबर 53, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वतंत्रिका और समितियां वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। नहीं, स्वतंत्रिका और समितियां आपके सेक्ट्स थे बुद्धिज्म के। लॉर्ड बुद्धा के द्वारा स्टार्ट किया गया था बुद्धिज्म, तो उसके ये सेक्ट थे स्वतंत्रिका और समितियां, ठीक है। सर्वास्तिवादीन हेल्ड दैट, सर्वास्तिवादीन जो होते थे वो ये मानते थे कि जो भी फिनोमिना हो रहा है वो मोमेंटरी नहीं है, टेम्पररी नहीं है, कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करता है हमेशा के लिए, लेटेंट फॉर्म में ही करता हो जैसे। इसका जो आंसर है वो सही है। इस तरीके से ही वो मानते थे कि कहीं ना कहीं हम जो देखते हैं ना वो इल्यूजन है। हमको लगता है कोई चीज़ आई कोई चीज़ गई, ऐसा नहीं है। इस पूरी दुनिया में कोई वो चीज़ें जो हमको दिख रही हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बट बात ये कि एक फॉर्म में हमको दिखती है और एक फॉर्म में हमको वो नहीं दिखती है, ठीक है। मैप का क्वेश्चन है, मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मेडिटेरेनियन सी किन कंट्रीज का बॉर्डर बनाता है? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। आंसर होगा लेबनान और सीरिया। मैप देख लेते हैं एक बार हम। इसमें आपको लेबनान दिख रहा होगा, सीरिया भी दिख रहा होगा, ठीक है। लेबनान और सीरिया मेडिटेरेनियन सी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। इराक थोड़ा और ईस्टर्न की तरफ चल जाता है, सीरिया से भी ईस्टर्न की तरफ, इसलिए मैप में दिख नहीं रहा वो, बट इससे मैप देखने से हमें पता चल रहा है कि इराक बॉर्डर शेयर नहीं करता,
मेडिटेरियन सी के साथ। लेबनान और सीरिया कर रहे हैं, जॉर्डन नहीं कर रहा है। ठीक है, जॉर्डन मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो होगा लेबनान और सीरिया। 3 and 4 ओनली। 54 with reference to national investment and infrastructure fund, which of the following statement is correct? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से? ये ऑर्गन है नीति आयोग का? नहीं, और नीति आयोग का नहीं है ये। एक्चुअली में इसको सेटअप किया गया था सेबी के अंदर। ठीक है, और सेबी के अंदर भी एक कैटेगरी होती है फंड्स की जिसको कहते हैं अपन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, कैटेगरी सेकंड। ठीक है, कैटेगरी सेकंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया सेबी के अंदर। नीति आयोग से रिलेटेड ये नहीं है। ठीक है, इट हैज अ कॉप्स ऑफ 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट ना। 4 लाख करोड़ नहीं है, 40,000 करोड़ है। तो अब तक जो अपन ने पीवाईक्यू की वीडियोस देखी, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें डेटा के साथ हेराफेरी की है यूपीएससी ने, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई फंड अगर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उसकी कितना उसके फंड में कितना पैसा है, कितना टोटल कॉप्स है, वो आपको याद रखना चाहिए। इससे ये एनालिसिस निकल के आता है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो, वैसे तो डेटा के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करता नहीं है यूपीएससी, बट इंपॉर्टेंट जो फंड है उनके स्कीम्स हैं, फंड्स हैं, उनमें कितना पैसा लगा है वो आपको याद रखना चाहिए, जो आपको बजट से भी मिल जाएगा। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अच्छा ये बताने से पहले मैं आपको एक बार नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्या है ना, एक्चुअली में एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड है जो 2015 में सेटअप हुआ था। ठीक है, और बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उसमें पैसा लगाया जाए, उसके लिए पैसा क्रिएट किया जाए। आप लोगों को पता है हमारे देश में अब इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो सेबी ने इसको एस्टेब्लिश किया था इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना। और मैंने आपको हमेशा कहा कि कोई भी इंपॉर्टेंट फंड इनिशिएटिव कुछ भी हो, ऑब्जेक्टिव जरूर हमें याद रखना है उसका। द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है? ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आसिया का इनिशिएटिव है टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया, जिसको फाइनेंस किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नहीं, वर्ल्ड बैंक का कोलैबोरेशन है जो कोशिशें करता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चरिंग हो, ताकि प्राइवेट सेक्टर में मोबिलाइजेशन किया जा सके और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल को सपोर्ट किया जा सके। इसका आंसर यही है, भी पढ़ेंगे इसके बारे में हम। कोलैबोरेशन अमॉन्ग मेजर बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड वर्किंग विद ओईसीडी, जो कि फोकस करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड किया जा सके ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी मोबिलाइज किया जा सके। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि लैंग्वेज सेम है ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन में, बट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम चेंज है। तो कौन सा इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जा रहा है, इतना आपको पता हो ना, क्वेश्चन आराम से हो सकता है। फिर यूएनसीटीएडी फंडेड इनिशिएटिव है जो ऑब्जेक्टिव है इसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फाइनेंस और फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का नाम है, तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन बनाने वाले को करना क्या पड़ा, ऑप्शंस में इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार डालना पड़ा, बट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे उसने चेंज किया है दिमाग लगा के, है ना। आसियान कर दिया, ओईसीडी कर दिया। तो आसियान के, अब इसका आंसर वैसे तो बी है कि वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया, इतना आपको पता हो ना तो ये बाकी की चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बट फिर भी ठीक है। तो आसिया का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, टोटल 10 कंट्रीज है। इसके साथ आपका आरसीपी एग्रीमेंट था, वो इंडिया ने साइन नहीं किया है। ओईसीडी की मैं बात करूं तो ओईसीडी का हेडक्वार्टर है पेरिस में, और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है, बट इसके काफी सारी एक्टिविटीज में इंडिया पार्टिसिपेट करता है। जैसे पिछली वीडियोस में हमने एक टर्म पढ़ा था, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये ओईसीडी के अंदर इसके रिगार्डिंग एक कन्वेंशन है, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, बट ऑफिशियली ओईसीडी का मेंबर नहीं है इंडिया। ओईसीडी का हेडक्वार्टर है
पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो नॉमिनेशन पेपर है वो कौन फिल कर सकता है? कोई भी जो देश में रह रहा हो, या फिर जिस कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ा जा रहा है उसका रेसिडेंट, या एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसका नाम उस कंस्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में आ रहा है। इलेक्टोरल मतलब जो वोट देने का रोल होता है ना, जिसमें कि भाई कौन कौन वोट दे सकते हैं, उसमें आ रहा हो, या एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों तो हो गए आपके एक्सट्रीम। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेशन पेपर फिल नहीं कर सकता। जैसे जो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी है, वो कभी भी इलेक्शन, वो कभी भी आप 2 साल से ज्यादा जिसको सजा मिल रही है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं, जैसे किसी को 2 साल से ज्यादा अगर सजा मिल गई है ना, कन्विक्ट हो गया, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है ना। वोट जो देते हैं हम, वोटर्स जो है वो वोट देने से उनको मना किया जा सकता है अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो। बट इलेक्शन लड़ने से तभी मना किया जा सकता है जब 2 साल से ज्यादा की सजा मिली हो तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया तो नहीं है और एनी वन रिसाइडिंग इंडिया तो नहीं है, ये तो पता चल गया। बी और सी में कंफ्यूजन थी, तो सी ज्यादा हमें स्पेसिफिक लग रहा था और आपने इसके बारे में पढ़ा हो तो सी ही आंसर होगा कि उस कंस्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में उसका नाम आना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट है उनके बारे में बताना है। इंडिया में हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली, ऐसा कैसे हो सकता है? हिमालयाज तो इतनी जगह फैले, ओवर ऑलमोस्ट ऑल द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में हिमालयाज आर स्प्रेड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली ना, 6 स्टेट्स। मैप देखेंगे अभी हम, 5 स्टेट्स में नहीं है, 6 स्टेट्स में है। पुलिकेट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, यस, दिस 2 स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, दोनों के बॉर्डर पे ही है ना। पुलिकेट लेक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट, याद रखना है। वेस्टर्न घाट्स का मैप देख लेते हैं एक बार, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये वेस्टर्न घाट का मैप है, ग्रीन कलर में जो पोर्शन है वो वेस्टर्न घाट है। ठीक है, काउंट करिए मेरे साथ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, यहां पे आपका वेस्टर्न घाट्स है 6 स्टेट में। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स को मिलाने वाली जो बायोस्फीयर उसका नाम क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और अपन ने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा था, जो मीटिंग लिंक है बिटवीन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। याद है आपको? जिन्होंने पीवाईक्यू की प्रीवियस वीडियोस देखी है उनको याद होगा। तो 6 स्टेट में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किस चीज का क्राइटेरिया है? मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन ब्लड, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, या पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक सिस्टम। ये लेवल है, पोल्यूशन लेवल ही मान के चलो इसको। असेसिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन हाई एल्टीट्यूड रीजन, इसमें जो आंसर होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पोल्यूशन कितना है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से पता चलता है। बीओडी ये क्या है? ये है आपका अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जो आपके एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो पानी में है उसको ब्रेक डाउन कर सके एक सर्टेन टेम्परेचर में, सर्टेन टाइम पीरियड में। फिर से बता देता हूं, एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को कितनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कितनी बीओडी है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो ये चीज है। ठीक है, एक होती है आपकी सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस सीओडी में और बीओडी में फर्क इतना ही है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए
वो दो चीजों पे है, ऑर्गेनिक पे भी और इनऑर्गेनिक मटेरियल पे भी। यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डिमांड है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो बीओडी में सिर्फ ऑर्गेनिक है, सीओडी में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एक्सेल डिमांड होती है वो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर, बिल्कुल एकदम सीधे शब्दों में मैंने आपको समझाया। विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ यूएन हैबिटाट, यूएन हैबिटाट की जो रोल है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम में, जो एक बेटर अर्बन फ्यूचर में वर्क कर रही है, उसके लिए विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? UN Habitat has been mandated by United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities. इसका काम है कि ये सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज बढ़ाए। इट्स पार्टनर्स आर आइदर गवर्नमेंट्स और लोकल अर्बन अथॉरिटीज ओनली। इसके पार्टनर या तो सरकार हो सकती है या लोकल अर्बन अथॉरिटी हो सकती है। अब आप एक बात बताओ, इतना बड़ा प्रोग्राम है जिसमें टाउन्स और सिटीज की बात हो रही है, या पहला ऑप्शन भी छोड़ो, बेटर अर्बन फ्यूचर की बात हो रही है, एक हम अर्बन फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें एक्सपर्ट्स प्राइवेट सेक्टर से इंक्लूड नहीं होंगे? क्या उसमें ऑफिशियल्स इंक्लूड नहीं होंगे प्राइवेट सेक्टर से? होंगे ना, एक्सपर्ट्स होंगे, बहुत सी चीजें होती हैं, है ना, रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, कितनी चीजें होती हैं। तो उसमें गवर्नमेंट और लोकल अर्बन अथॉरिटी ही कैसे आ सकती है? और ओनली वर्ड तो यहाँ पे एक्सट्रीम है ही, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और जैसे ही हमको पता चला कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो हमारा ए बी एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, सी भी हो गया, बचा क्या? बी और डी। अब बी में हमने देखा कि पहला स्टेटमेंट जो है वो जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ, नाम से पता चल रहा है बेटर अर्बन फ्यूचर की बात हो रही है, तो बेटर अर्बन फ्यूचर अगर प्रमोट करना है तो इसमें कह रहा है ना कि एक बेटर अर्बन फ्यूचर बनाना है, तो बेटर अर्बन फ्यूचर बनाना है तो सस्टेनेबल टाउन्स और सिटीज तो बनाने पड़ेंगे, लिंक कर रहा है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि यूएन हैबिटेट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और बेसिक सैनिटेशन भी प्रमोट करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, अगर आप ऐसे टाउन्स और सिटीज बनाना चाहते हो जो सस्टेनेबल है तो आपको गरीबी कम करनी पड़ेगी, पीने का पानी उपलब्ध कराना पड़ेगा और बेसिक सैनिटेशन भी देना पड़ेगा। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट्स है ना, 1 and 3 ओनली इसका आंसर होगा। ठीक है, with reference to the national skills qualification framework which of the statement given below is are correct? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो इसमें जो लर्नर है वो सर्टिफिकेट एक्वायर कर सकता है केवल फॉर्मल लर्निंग के जरिए। ओनली वर्ड यहाँ पे आया है जो उसको एक्सट्रीम बनाता है और इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? हमारे देश में फॉर्मल लर्निंग इनफॉर्मल लर्निंग दोनों चलती है, राइट? तो स्पेसिफिक कोई फॉर्मल लर्निंग की बात नहीं हो रही, इनफॉर्मल लर्निंग या नॉन फॉर्मल लर्निंग से भी चीज़ें सीखी जाती हैं और सर्टिफिकेट एक्वायर करने की बात की गई है। इसमें लेवल होते हैं, इसमें 1 to 10 की इस लेवल का सर्टिफिकेशन इस बंदे को मिला हुआ है। पहला स्टेटमेंट गलत है, एक्सट्रीमिटी से भी गलत है, लॉजिक के हिसाब से भी गलत है, नॉलेज के हिसाब से भी गलत ये किया जा सकता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसका आउटकम जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एक आउटकम ये है कि वोकेशनल और जनरल एजुकेशन के बीच में मोबिलिटी होगी। बिल्कुल मोबिलिटी होगी। जो आपका वोकेशनल एजुकेशन है जिसमें आपके छोटी मोटी स्किल्स सिखाई जाती हैं, बोलने की, लिखने की, काम करने की, और जो आपका जनरल एजुकेशन है उसके बीच में लिंक बनेगा, मोबिलिटी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, है ना, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलेंगे लोगों को तो लोग आराम से वोकेशनल एजुकेशन जनरल एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, मोबिलिटी होगी। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में डायरार्की क्या है? डायरार्की का मतलब क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेचर का 2 हाउसेस में डिवाइड हो जाना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि डबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन, या 2 रूलर्स लेके आना, एक लंदन में बैठा होगा एक दिल्ली में बैठा होगा,
या फिर प्रोविंसेस को जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक तो आपके सेंट्रल लेवल पे सब्जेक्ट है, एक प्रोविंशियल पे सब्जेक्ट है। इस प्रोविंशियल में भी दो डिवीजन कर देना, दो कैटेगरी में बांट देना, ये डायरार्की यही होती है। अपन ने पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है कि डायरार्की में जैसे जो आपके आया था 1919 के रिफॉर्म्स में, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड आपके वाइसरॉय थे, ठीक है, मोंटेगो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, 1919 में रिफॉर्म्स लेके आए। इसमें डायरार्की लेके आए। डायरार्की में क्या था कि प्रोविंशियल में जो सब्जेक्ट आते थे उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। कौन कौन से में? रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। इसमें क्या हुआ कि रिजर्व्ड वो सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि आपके जो डायरेक्टली गवर्नर के कंट्रोल में आते हो, जैसे फाइनेंस, लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो डायरेक्टली गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल में है। उस प्रोविंस का जो गवर्नर है, गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल में। और रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट आते हैं जैसे एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, जिसमें ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट जरूरी है। एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं जो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि रिजर्व सब्जेक्ट जैसे कि फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये गवर्नर के अंडर थी। इसके लिए गवर्नर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेजिस्लेचर को जवाबदेही नहीं थी कि ये काम कैसे चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंस के। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थी जैसे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये मिनिस्टर्स के अंदर आते थे और मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता था लेजिस्लेचर में कि हाँ इन चीजों में इतना डेवलपमेंट, इतना विकास हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो ये है आंसर होगा वो होगा डी, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 आपको याद रखना है। कंसिडर फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल करियर सर्विस। नेशनल करियर सर्विस की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का नहीं है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नाम सुना ही होगा आपने, जिसमें लेबर ब्यूरो भी आता है आपका। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया मिशन मोड में ताकि अनएजुकेटेड यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सके ना, जो स्किल्ड वर्कर्स है, जो स्किल्ड लोग हैं उनको, एजुकेटेड स्किल्ड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा सके, ना कि अनएजुकेटेड यूथ को। आंसर होगा नाइदर वन नोट टू, याद रखना है आपको, है ना। With which of the following statement best describe the term scheme for sustainable structuring of stressed assets? स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स न्यूज में थी, क्या है ये प्रोसीजर है कंसीडर करने का, कैलकुलेट करने का, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर रही है उसकी इकोलॉजिकल कॉस्ट कितनी होगी, एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इंपैक्ट कितना होगा, उसका प्रोसीजर है। या फिर आरबीआई की स्कीम है कि जो बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जो बहुत परेशानी फेस कर रही है उनके लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लेके आया आरबीआई। इट इज एन डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, आरबीआई ये लेके आया है। इसमें आरबीआई कोशिश कर रहा है कि जो बैड लोन्स हैं आपके, एनपीए वगैरह, जो बैड लोन्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उनकी यहाँ पे बात हो रही है, उसको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए आरबीआई स्कीम लेके आया है। याद रखना आरबीआई की स्कीम्स आपको वैसे भी याद रखनी होती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है बताने हैं। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, जिसका एम है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करना, वो यूनिक इनिशिएटिव है G20 कंट्रीज का। G20 कंट्रीज का नहीं इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव है आपका 6 कंट्रीज का, बांग्लादेश, घाना, कनाडा, कनाडा हो गया आपका, और मेक्सिको, ठीक है,
स्वीडन और यूएस। 6 स्टेट्स का है ये, 2012 में लॉन्च हुआ था ये। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करना है। यूएनईपी ने लॉन्च किया था इसको, मेनली तो यूएनईपी ने, बट यूएनईपी ने इन 6 कंट्रीज के साथ मिलकर लॉन्च किया था। पहला स्टेटमेंट गलत है। इसका फोकस है मैथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स पे। यस, इसका आंसर होगा टू ओनली। इसका फोकस इन पे है क्योंकि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डाइपोल, जो कई बार न्यूज में रहता है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडियन ओशन डाइपोल इस फिनोमिन ये जो है वो कैरेक्टराइज किया जाता है डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर। इस फिनोमिनन में क्या होता है कि सी सरफेस टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। किसके? ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन और ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन नहीं, वेस्टर्न इंडियन ओशियन और ईस्टर्न इंडियन ओशियन में जो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है कई बार, कोई जैसे वेस्टर्न वाला कभी वार्म हो जाता है, ईस्टर्न वाला कभी वार्म हो जाता है, तो वो है। ये भी हम मैप के जरिए, डायग्राम के जरिए भी समझेंगे इसको अच्छे से, बट पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आईओडी का जो फिनोमिना है, जो इंडियन ओशन डाइपोल का जो फिनोमिना है, वो एल नीनो के इंपैक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यस, जब यहाँ पे वर्ड कैन है, तो जब भी कैन भी वर्ड आ रहे हैं तो आपके लिए पॉसिबिलिटी लेके आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी हजारों है। कोई भी अगर ज्योग्राफी में फिनोमिनन है, वो किसी दूसरे फिनोमिनन को इन्फ्लुएंस करता ही होगा, भले ही बहुत कम करे। तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर ज्योग्राफी में आ रहे हैं कि ये फिनोमिनन है और ये इस फिनोमिनन को इंपैक्ट करता है, कोई एक्स फिनोमिनन है, कोई वाई फिनोमिनन है, वो इसको इंपैक्ट करता है, इसको इंपैक्ट करता है, बिल्कुल, तो ये सही होगा। कैन वर्ड है तो यहाँ पे ध्यान रखना, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। एक बार हम इंडियन ओशन डाइपोल और एल नीनो को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है। इंडियन ओशन आपको दिख रहा है, ठीक है। वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो, पहली फोटो में जो आपको दिखा रहा हूं वह है पॉजिटिव फेज। पॉजिटिव फेज में क्या होता है, वेस्टर्न वाला जो होता है वो वार्मर हो जाता है। जो रेड कलर में आपको एरिया दिख रहा है वो ये दर्शाता है कि जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है वो वार्म हो गया है। वार्म होने की वजह से हवा ऊपर उठती है। हवा ऊपर उठती है, वार्म वाटर, वार्मर एयर, हल्की होती है, लाइटर होती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, क्लाउड बनते हैं, बारिश होती है, राइट, बेसिक है। तो वेस्टर्न इंडियन ओशियन जब वार्मर हो जाता है और जब ईस्टर्न इंडियन ओशियन कोल्डर ही रहता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फेज, जिसमें आपके जो वेस्टर्न कोस्ट होता है इंडिया का, उसमें भारी बारिश होती है या इंडिया में भारी बारिश होती है, आपको याद रखना है ओवरऑल। नेगेटिव फेज इंडियन ओशियन डाइपोल का होता है जब ईस्टर्न वाला वार्मर हो जाता है और वेस्टर्न इंडियन ओशियन ठंडा रह जाता है। इससे क्या होता है कि इंडिया की तरफ बारिश नहीं आती। जो आपका साउथ ईस्ट एशिया, जो ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है, जो आपके जैसे इंडोनेशिया वाला जो एरिया है, वहाँ पे बारिश हो जाती है अच्छी खासी, और इंडिया की तरफ पड़ जाता है हल्का सा ड्रॉट, ठीक है। जहाँ पे ठंडा पानी रह जाता है वहाँ पे पड़ता है हल्का सा ड्रॉट। ये आपको याद रखना है। ये हो गया इंडियन ओशियन डाइपोल। अब एक बार अल नीनो समझ लेते हैं। अल नीनो क्या होता है, आपको दिख रहा होगा इंडिया, ठीक है। ये है हमारे यहाँ पे इंडिया हो गया, एशिया वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो आपका फिनोमिनन में बात करूं, सर्कुलेशन कैसा होता है, वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है वार्म वाटर, नीचे से ठंडा पानी ऊपर उठ के आ जा रहा है साउथ अमेरिका की तरफ, और जो गर्म पानी है वो उधर चले जा रहा है, नीचे से ठंडा पानी आ जा रहा है, ठीक है। अब जो वार्म वाटर जो जा रहा है इधर, वो बारिश लेके आ रहा है इधर, ठीक है। वार्म वाटर लेके आ रहा है, रेन लेके आ रहा है, फ्लड लेके आ रहा है, अच्छे खासा यहाँ पे जो है बारिश हो रही है। यहां से जब वो गर्म पानी जा रहा है उधर की तरफ, तो यहाँ पे हो गया वॉइड बन गया, खाली जगह, तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ गया। वो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आया तो साथ में अपने साथ न्यूट्रिशन भी लेके आया, क्योंकि बहुत नीचे सी के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे ही वो ऊपर आया तो वहां पे फिश भी साथ में ऊपर आई। तो जहां पे ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, अभी आप देख सकते हो लिखा हुआ ना, कोल्ड वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वहां पे आपके फिशिंग जोन बन रहे हैं बढ़िया वाले, क्योंकि न्यूट्रिशन ऊपर आ रहा है कोल्ड वाटर के जरिए, ठीक है। और वार्म वाटर इधर आ जा रहा है तो इधर हो रही है बारिश आपके बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपके नॉर्मल वाला। अल नीनो में क्या होता है, उल्टा हो जाता है।
पानी साउथ अमेरिका की तरफ चले जाता है और ठंडा पानी नीचे से ऑस्ट्रेलिया की तरफ ऊपर आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो ये पानी आ रहा है, जो आपका वेस्टर्न पैसिफिक है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो कोस्ट है, वहां पे ठंडा पानी ऊपर उठ के आ जाता है, यहाँ पे बन जाते हैं फिशिंग ग्राउंड्स, मौज हो गई यहाँ पे फिशरमैन की, ठीक है। बट यहाँ पे पड़ जाता है सूखा, क्योंकि वार्म वाटर जिस तरफ जाता है, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि वार्म वाटर जब होता है तो लाइट अपने साथ जो है लाइटर एयर लेके चलता है, उसमें क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे जो साउथ अमेरिका, यहाँ पे तो होगी बारिश, और ये जो वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया वाला, इंडिया वाला, यहाँ पे आपके पड़ जाएगा सूखा। बट यहाँ पे फिशरमैन के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि जब ठंडा पानी ऊपर आ रहा है तो ड्रॉट तो है, बट साथ में फिशेस लेके आ रहा है, तो फिशरमैन के लिए मौज है। बट ओवरऑल रेन के लिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो एल नीनो ऑफ कोर्स इंडियन ओशन डायपोल को अफेक्ट तो करेगा, ये आप देख लो ना, जिस रीजन में ये एल नीनो हो रहा है उसी रीजन के आसपास इंडियन ओशन डायपोल भी होता है। तो लॉजिक के हिसाब से जाओगे तो भी ये आंसर सही बैठेगा, गैस के हिसाब से जाओगे तो भी सही बैठेगा, इसलिए इसका आंसर हो गया आपका 2 ओनली। याद रखना है आपको, कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गए होंगे आपके, इंडियन ओशन डायपोल भी और एल नीनो भी। इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। घड़ियाल्स को आप देखना चाहते हो कि नेचुरल हैबिटेट में, तो कौन सी जगह जाना ठीक रहेगा? इसका आंसर है चंबल रिवर। चंबल में आपको मिल जाएंगे बढ़िया घड़ियाल, जो होते हैं वो आपके होते हैं फ्रेश वाटर वाले, ये पसंद करते हैं फ्रेश वाटर में रहना। और जो आपके क्रोकोडाइल्स होते हैं वो फ्रेश वाटर और सोल्ट वाटर दोनों में रहते हैं। तो जो भिटरनी का मैंग्रोव्स है वो आपके सोल्ट वाटर वाली है, तो ये तो हो गया एलिमिनेट, क्योंकि भिटरनिका में सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, घड़ियाल्स को पसंद है फ्रेश वाटर, ठीक है। चंबल रिवर, जैसे कि चंबल में नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ए तो एलिमिनेट आपने ऐसे कैसे कर दिया भाई, दो में अगर आपको कंफ्यूजन हो इनमें, क्योंकि दोनों इनके लिए फेमस है आपके, क्या बोलते हैं, 3 क्रोकोडाइल्स के लिए। 3 क्रोकोडाइल की अपनी स्पीसीज है ना, घड़ियाल हो गया, मगर क्रोकोडाइल हो गया, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया। तो घड़ियाल को तो पसंद है फ्रेश वाटर, क्रोकोडाइल को पसंद है सोल्ट वाटर, बस आंसर आ गया चंबल रिवर। क्वेश्चन नंबर 68, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम की यहाँ पे बात हो रही है, क्या है ये? इनोग्रल यानी कि पहला जो सेशन हुआ था इसका हुआ था 2015 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी। 2015 में नहीं हुआ था, 2008 से 10 में हुआ था, पहला स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। वॉलंटरी इनिशिएटिव है, इंडियन ओशन रीजन में जो लिटरल स्टेट्स है, जो कोस्टल स्टेट्स है, जो इंडियन ओशन रीजन के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, उनकी नेवीज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। यस, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम की बात करते हैं, तो ये आपके 2008 से 2010 में इसका पहला सेशन हुआ था, इंडियन नेवी ने शुरू किया है। अभी इसका जो चेयरमैनशिप है वो 2021 में 2 साल के लिए एक्वायर की थी, अज्यूम की थी फ्रांस ने। अब आप सोचो कि फ्रांस तो इंडियन ओशन रीजन में है ही नहीं, मतलब इंडियन ओशन रीजन से बाउंड्री टच ही नहीं करता, तो फ्रांस कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? देखो, फ्रांस के पास कई सारे आइलैंड्स इंडियन ओशन रीजन में जिन पे कब्जा करके रखा है, ठीक है। तो फ्रांस के जो आइलैंड है बहुत जगह है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना, सबसे ज्यादा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब फ्रांस का वन ऑफ द हाईएस्ट रहता है इसमें शेयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, क्योंकि इसके पास इतने आइलैंड है, हर रीजन में आप सोच नहीं सकते, इंडियन ओशन रीजन में भी है। तो ऑटोमेटिकली फ्रांस इंडियन ओशन रीजन में एक स्टेक होल्डर बन गया। तो इन फ्रांस की चेयरमैनशिप है यहाँ पे, फ्रांस से पहले थी ईरान की, ठीक है, और 2 साल के लिए यहाँ पे है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, नेचुरली एक ही मीटिंग होती है, जो नेवीज होती है ना कंट्रीज की, वो मिलके मीटिंग करती है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपनी, जो बहुत फेमस पेंटिंग है, वो कहाँ है? कहाँ पे है वो? अजंता में है, बदामी में है, बाग में है, इलोरा में है? वो है आपके अजंता में। अजंता केव्स और इलोरा केव्स के बारे में आप तो सुना ही होगा, दोनों महाराष्ट्र में है,
100 किलोमीटर की दूर दूर है बस। बाग केव्स आपके एमपी में है। एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, बादामी केव्स कर्नाटका में है ना। अजंता और इलोरा दोनों महाराष्ट्र में। अजंता बुद्धिज्म बुद्धिस्ट साइट है। इलोरा में आपको बुद्धिस्ट और जैनिज्म और हिंदुइज्म की भी पेंटिंग्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। बट बोधिसत्व पदमपनी की मैं बात करूं, बोधिसत्व कौन होते हैं मैंने आपको बताया है। बोधिसत्व वो होते हैं जो, वो मॉन्क्स होते हैं, वो होते हैं जो उस पाथ पे होते हैं, निर्वाणा के पाथ पे, ठीक है, होते हैं बोधिसत्व। तो ऐसी बोधिसत्व फेमस है, मतलब 9-10 हैं बोधिसत्व, उनमें से फेमस है जैसे पदमपनी, मंजूश्री, ये बहुत फेमस है, पदमपनी, मंजूश्री, ठीक है। तो जो एक बोधिसत्व है जिनका नाम है पदमपनी, उनकी पेंटिंग कहाँ पे, उनकी अजंता में, ठीक है। बाग केव्स एमपी में, ये आपको याद रखना है। बादामी कर्नाटका में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, ट्रेडिशन है, उनको उनकी कम्युनिटी के साथ मैच करना है। चलिहा साहिब फेस्टिवल सिंधी का, हाँ सिंधीज का होता है ये। नंदा राज जाट यात्रा किनका है, गोंड्स का नहीं, गोंड्स का नहीं है, ये है आपका घरवाली। कुमाऊं में जो लोग रहते हैं ना उनको बोलते हैं कुमाऊनी, घरवाली कुमाऊनी जो लोग हैं ना उत्तराखंड में, वहां पे ये, ठीक है, यूके उत्तराखंड में। तो गलत है, दूसरा दूसरा मैच नहीं हो रहा। वरी वरकरी संथल्स के द्वारा नहीं होता, ये होता है मराठास, ठीक है, मराठास के द्वारा सेलिब्रेट होता है ये। वरकरी भी बोलते हैं इसको, वारी वरकरी वरकरी। तो दूसरा तीसरा गलत है, आंसर होगा 1 ओनली। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस हेल्प कर सकती हैं। जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, टिलेज जो होता है वो होता है आपके खेती करने से पहले, फसल उगाने से पहले क्रॉप को प्रिपेयर करना। टिलेज करते हैं ना, क्रॉप्स को ऐसे पलट के रख देते हैं ताकि जो सोइल का जो फर्टिलिटी वो बढ़ जाए, टिलेज होती है। वैसे जीरो टिलेज मतलब टिलेज नहीं करना। तो जब टिलेज आप नहीं करते हो तो जनरली क्या होता है कि जो सोइल है ना उसमें न्यूट्रिशन ऐसे कैसे रह जाते हैं, ठीक है। टिलेज क्या होता है कि जैसे डिगिंग ओवर टर्निंग करते हैं सोइल को, तो वो नहीं करते हैं ना, तो उससे सोइल का जो एक नेचुरल वो रहता बना हुआ रहता है, ठीक है, सोइल मॉइस्चर बना हुआ रहता है, ठीक है। ऐसे कैसे बना रहता है, जिसको कभी आप जीरो टिलेज फार्मिंग भी कहते हैं, डायरेक्ट ड्रिलिंग फार्मिंग भी कहते हैं, नो टिल फार्मिंग भी कहते हैं। मतलब आप सोइल को डिस्टर्ब ही नहीं करते हो, क्रॉप उगाने से पहले हर साल आप सोइल को डिस्टर्ब नहीं करते, क्रॉप उगाते हो, हार्वेस्ट करते हो, फिर दूसरी उगा लेते हो, ठीक है, आप छेड़ते ही नहीं हो सोइल को, ये होता है जीरो टिलेज। आई होप समझ में होगा, इससे वाटर कंजर्व होता है, बिल्कुल वाटर कंजर्व होता है इससे, ठीक है, क्योंकि सोइल मॉइस्चर बना हुआ रहता है। जिप्सम अप्लाई करना बिफोर इरिगेशन द फील्ड ना, जिप्सम देखो ऑफिशियल की के हिसाब से ये आंसर नहीं है, बट जिप्सम की अगर मैं बात करूं तो जैसे क्या होता है ना कि सोइल में सोल्ट क्ले पेन होते हैं ना, सोल्ट पाए जाते हैं, सोल्ट के जो भी वो होते हैं, तो जिप्सम से उनका डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है जगह बन जाती है, स्पेस बन जाती है, तो वाटर आसानी से परकुलेट हो जाता है सोइल के अंदर। इससे क्या होता है कि वाटर जैसे ही परकुलेट हुआ तो अब आपको कम पानी की जरूरत पड़ेगी उसी सोइल को इरिगेट करने के लिए, तो वाटर कंजर्वेशन हुआ ना। तो इस हिसाब से लॉजिक के साथ देखा जाए तो आंसर 2 ही होगा। और बहुत सारी आप कोचिंग्स की वेबसाइट पे अलग अलग मटेरियल में जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि हाँ 2 सही है, बट ऑफिशियल की के हिसाब से 2 सही नहीं है, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसको गलत मानने के अलावा, ठीक है। तो इसमें जैसे कुछ जगह ये दे रखा है, मेंशन ये भी कर रखा है कि जिप्सम ऐड करने से इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है वाटर की, तो हो सकता है कंजर्व ना हो पाए, बट डिबेट है, ओरल सेटल्ड नहीं है अभी डिबेट, बट ऑफिशियल की के हिसाब से जिप्सम ऐड करने से वाटर कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, तो हमें भी यही याद रखना है। क्रॉप रेसिड्यू को फील्ड में ही बने रहने देना, इससे बिल्कुल आपका जो है फार्म का जो सॉइल वाटर होता है उसका इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाता है। क्रॉप रेसिड्यू को ऐसे कैसे रहने देते हैं ना, जो
क्रॉप हार्वेस्ट हुई उसके बाद जो बचा कुचा जो बचा क्रॉप का वो उस फील्ड में ही डाल देते हैं, ठीक है, उसमें उसे मिक्स कर देते हैं। इससे बिल्कुल आपका इवोपरेशन कम हो जाता है वाटर का। तो आंसर होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 72, सोइल हेल्थ कार्ड की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्कीम जो सोइल हेल्थ कार्ड, ये किस क्या एम है इसका? कल्टीवेबल एरिया जो इरिगेशन में उसको एक्सपेंड करना, या फिर बैंक्स को इनेबल करना ताकि वो फार्मर्स को लोन दे सके ऑन द बेसिस ऑफ सोइल क्वालिटी, या फिर फार्मलैंड्स में फर्टिलाइजर के ओवरयूज को चेक करना। अब सोइल हेल्थ कार्ड की मैं एक बार बता देता हूं आपको, ये एक तरह की रिपोर्ट कार्ड होती है, किसानों को हर 3 साल में दी जाती है कि भाई आपकी सोइल जो है ना वो इतनी हेल्थी है। चेक कैसे करते हैं? 12 पैरामीटर होते हैं इसमें, पीएच वीएच मिला के, ठीक है। 12 पैरामीटर में देखते हैं सोइल हेल्दी है या नहीं है। इस रिपोर्ट कार्ड को किसानों को हर 3 साल में दिया जाता है। इससे वो क्या हो सकता है, ये देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर कितना यूज करना है कितना नहीं करना। तो एक एडवाइस के तौर पर ये किसानों को दिया जाता है। तो इसमें लोन वोन का तो कोई मामला ही नहीं है, ये इसका आउटकम हो सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता इस स्कीम का। क्योंकि सोइल क्वालिटी अच्छी है तो ऑफकोर्स बैंक लोन देने को भी राजी होगा, बट इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि बैंक को इनेबल किया जाए तब जाके लोन दो ना, आउटकम हो सकता है, ये फीचर नहीं है। एक्सपेंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, ये भी इसका एक फीचर नहीं है। कल्टिवेबल एरिया को एक्सपेंड करना इसका एक जो है एम नहीं है। इसका सिंपल सा एम है कि फार्मलैंड्स जो है हेल्दी रहे, सोइल हेल्दी रहे, ताकि मेनली जो फर्टिलाइजर का ओवर यूज है वो ना हो, ठीक है। वन ऑफ द एम है ये, है ना। इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 ओनली। 73, कुछ यहाँ पे कॉमनली यूज्ड कंज्यूम मटेरियल है, उनको मैच करना है कि उनमें कौन से केमिकल पाए जाते हैं। कंट्रोवर्शियल, लिपस्टिक में लीड पाया जाता है, बिल्कुल लिपस्टिक में लीड पाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक, अब सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि आपके होती है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल पाया जाता है। यस, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, तो कोल्ड ड्रिंक में कई बार क्या होता है कि दो ऐसे लिक्विड रहते हैं जिनकी थिकनेस बहुत अलग अलग है, डिफरेंट थिकनेस के मिक्सचर लिक्विड होते हैं, वो मिक्स रहे, स्मूथली मिक्स रहे, ठीक है। उसके लिए ब्रोमेटेड वेजिटेबल ऑयल ऐड किया जाता है ताकि वो दो जो लिक्विड है अलग अलग थिकनेस के वो मिक्स रहे, स्मूथली मिक्स रहे। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में ऐड किया जाता है। चाइनीज फास्ट फूड जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है। यस, मैगी, याद है मैगी का? तो मैगी में इसी का ही बस कारनामा हुआ था, ये कंट्रोवर्सी हुई थी, मैगी में पाया गया था ये, ठीक है। तो याद रखना है आपको। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 3। अब ये मैगी कंट्रोवर्सी में था उस टाइम पे, तो इस वजह से यूपीएससी ने पूछ लिया। तो अगर आपको साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं है लेकिन न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको आंसर आ जाएगा इसका आराम से। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये यूज किए जाते हैं कई सारे डिवाइसेस में डिजिटल डिस्प्ले बनाने में। क्या एडवांटेज है इनके ओवर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? ओएलईडी डिस्प्लेस कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स। कैन बी, यस, पॉसिबिलिटी है, कैन बी, किए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी होती है। रोल अप डिस्प्लेज जो कि क्लोथिंग में एम्बेडेड होते हैं उनको भी बनाए जा सकते हैं यूजिंग ओएलईडीज। यस, कैन बी, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी। ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज आर पॉसिबल यूजिंग ओएलईडी, फिर पॉसिबल, पॉसिबल तो वर्ड ही आ गया यहाँ पे, तो 1, 2, 3 सही है। लॉजिक के हिसाब से तीनों स्टेटमेंट सही है। OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स, स्क्रीन्स में स्मार्टफोन्स में आते हैं ये, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली विकिपीडिया से आया था। इसका एडवांटेज ये है कि ये थोड़ा लाइट वेट का होता है, थोड़ा ना हल्का होता है, और इसमें जो डिस्प्ले बनते हैं वो उतने महंगे नहीं बनते, क्वालिटी बनते हैं, महंगे भी नहीं होते, है ना। और तो यही है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 3, क्योंकि एक तो लॉजिक के हिसाब से देखिए, देखो हर किसी को सब कुछ पता नहीं होता, ओएलईडी के बारे में नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, बट यहाँ पे मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन सोल्व करना एक अपने आप में एक तरीका है, वो आपके पीवाईक्यू सोल्व करने से ही आएगा। तो जैसे मैंने बताया कैन बी, आर पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी की बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती है। तो यूपीएससी खुद को कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता कि बिल्कुल एक ऐसा स्टेटमेंट दे दे, बिल्कुल एकदम टाइट स्टेटमेंट दे दे जो बाद में जाके गलत प्रूव हो जाए, है ना। कैन बी यहाँ पे इसलिए दिया है ताकि पॉसिबिलिटीज जो है टेक्नोलॉजी में बनी रहे, और
आप जो है इसको आराम से एलिमिनेट कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेमस सन टेम्पल, कौन से सन टेम्पल यहाँ पे फेमस है? सन टेम्पल कौन से इसमें? अरासवली, यस, अरासवली आपके हैं आंध्र प्रदेश में, 7th सेंचुरी का सन टेम्पल है। अमरकंटक, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर तो आप देखते ही एलिमिनेट कर दोगे, गॉड शिवा से रिलेटेड है ओमकारेश्वर, आपको पता होना चाहिए। अमरकंटक जो है वो आपकी लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, ठीक है, लॉर्ड पार्वती लॉर्ड शिवा को पूजा जाता है यहाँ पे। अमरकंटक ओमकारेश्वर सन टेम्पल नहीं है, लॉर्ड शिवा को यहाँ पे पूजा जाता है, ठीक है, गॉड शिवा को यहाँ पे पूजा जाता है। पहला जो है ये सही है, वन ओनली, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में विनिंग कैंडिडेट को एटलीस्ट 50% वोट चाहिए जीतने के लिए। नहीं, अपने देश में 50% वोट चाहिए क्या? आप चुनाव जाते हो, वोट देते हो, कौन जीतता है? जिसको मेजोरिटी वो मिले, ना कि 50%। मान लो 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और एक के पास आपके 30% वोट आए, नहीं, एक के पास 35% वोट आए, किसी के पास 33% वोट है और किसी के पास 32% वोट है। सबसे ज्यादा किसके पास आए? 35% वाले के पास, तो ये जीत गया ना। अब जरूरी थोड़ी इसको 50% ही मिले, 50% नहीं मिले, इसको 35% मिले, बट इसको सबसे ज्यादा मिले, मेजोरिटी मिले, जिसके पास मेजोरिटी है वो जीतता है। पहला आंसर, पहला स्टेटमेंट गलत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें बताया गया है कि लोकसभा में जो स्पीकर की पोस्ट है वो मेजोरिटी पार्टी को जाती है और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट अपोजिशन को जाती है। नहीं, ये कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, ये कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि आप बेर एक्ट पढ़ो। बेर एक्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। वैसे तो लक्ष्मीकांत में भी सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये कन्वेंशन है, कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, नाइदर वन नोर टू। 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए इसके? एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नहीं, एग्रीकल्चर का शेयर तो जीडीपी में हमेशा घटा ही है, हमने तो ये पढ़ा ही है। पोस्ट 1991 के बाद एग्रीकल्चर का शेयर कितना घटता जा रहा है जीडीपी में, सबसे बड़ी दिक्कत ये है एग्रीकल्चर में कि इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, जीडीपी में शेयर नहीं बढ़ रहा। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, तो आपके ए गया, डी गया। इंडिया के एक्सपोर्ट्स का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, यस। एफडीआई इनफ्लोज बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज इनॉर्मसली। अब इनॉर्मसली यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड हो सकता है, बट यहाँ पे बी और सी में आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इनॉर्मसली एक एक्सट्रीम वर्ड है, बट यूपीएससी के हिसाब से इसका आंसर होगा 2, 3 एंड 4। तो बी और सी में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, 50-50 की पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि ए और डी तो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो बी और सी में से आंसर है बी। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट्स को, बट यूपीएससी के हिसाब से आंसर है बी, 2, 3 एंड 4। कई बार वही कह रहा हूँ ना मैं कि एक्सट्रीम स्टेट में बिल्कुल भरोसा नहीं करना, जब आपको बिल्कुल नहीं समझ आए, नहीं पता चल रहा कि लॉजिक के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से भी कुछ आंसर नहीं निकल रहा, तो यूज करो। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है? प्रोडक्शन ऑफ बायोलार्विसाइड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्री ऑफ डिसीज। आंसर है इसका रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। सोमेटिक सेल क्लोनिंग ये एक टेक्निक है जिसमें जो डीएनए होता है किसी भी सोमेटिक सेल का वो ट्रांसफर किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल है टू द सोमेटिक सेल डोनर, ठीक है। तो ये इसमें रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स के लिए यूज में होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, देश के फाइनेंशियल इंक्लूजन में। यस, बिल्कुल करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि कोई भी तबका हो समाज का, गरीब अमीर, सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सके, तो बिल्कुल एनपीसीआई का एक ऑब्जेक्टिव ये है ही। एनपीसीआई ने लॉन्च किया था रुपए, जो कार्ड पेमेंट स्कीम है, हाँ रुपए ने लॉन्च किया है ना, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। इनको बहुत सारे बैंक ने मिलकर बनाया एनपीसीआई ने, ठीक है, तो याद रखना है आपको। और रुपए क्या है आपका? रुपए आपका डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क है, ठीक है। रुपए का डेबिट कार्ड भी आता है ना आपका, तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। एम स्ट्रिप्स न्यूज में था, क्या है ये? एम स्ट्रिप्स कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फोना। फोना का मतलब है यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं
उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग करना, टाइगर रिजर्व्स की मेंटेनेंस की बात हो रही है, या फिर इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम या सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। एम स्ट्रिप्स इसका आंसर होगा। टाइगर रिजर्व्स की मेंटेनेंस मतलब इसमें क्या किया था कि टाइगर रिजर्व्स में जो टाइगर होते हैं उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था, मतलब स्ट्रिप लगा दी थी एक, ताकि मॉनिटर किया जा सके कहाँ कहाँ टाइगर जा रहे हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व ये याद रखना है आपको, है ना। मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी का एडवांटेज क्या है जीएसटी लागू करने का? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस कर देगा एक सिंगल मार्केट से, मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस कर देगा और एक सिंगल मार्केट बनाएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये तो हम सबने पढ़ा है, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ड्रास्टिकली, एक्सट्रीम वर्ड, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया के। कैसे कर देगा? इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट और जीएसटी का क्या लेना देना, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट में आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे आपके ये बात हो रही है कि कैसे कितना एक्सपोर्ट हो रहा है कितना इंपोर्ट हो रहा है, उसमें इंपोर्ट आपके ज्यादा हो रहा है तो जीएसटी के आने से इंपोर्ट कैसे कम हो जाएगा, है ना। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इनॉर्मसली, फिर एक एक्सट्रीम वर्ड, इनॉर्मसली इंक्रीज कर देगा ग्रोथ और साइज ऑफ इकोनॉमी, ताकि चाइना को हम ओवरटेक कर दे नियर फ्यूचर में। भाई जीएसटी के आने से पहली बात तो शुरू के 2-3 साल तो डिसरप्शन रहेगा, ये तो सरकार को पता था। तो नियर फ्यूचर में तो हम चाइना को क्या, इन्हें चाइना को ओवरटेक क्या, हम तो खुद पटरी पे आ जाए जीएसटी लाने के बाद, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। जीएसटी के बाद थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन हुआ ना इकोनॉमी में, अब हालांकि थोड़ा बहुत जीएसटी की वजह से कलेक्शन बढ़ा है सरकार का, अब इसके फायदे दिखने लगे। बट नियर फ्यूचर में चाइना को ओवरटेक करने की बात तो बहुत बड़ा एस्टिमेशन हम ले गए, पहली बात तो बहुत ज्यादा अनुमान ले गए इस ऑप्शन में, तो वो तो गलत है। इनॉर्मसली बस यहाँ पे वर्ड यहाँ पे एक्सट्रीम है, ड्रास्टिकली वर्ड यहाँ पे एक्सट्रीम है, 2 और 3 यहाँ पे गलत है, इसका आंसर होगा 1 ओनली। 82 BTIA न्यूज में दिखता है, तो ये किसके बीच में नेगोशिएशन हो रहा है? इंडिया और यूरोपियन यूनियन, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में नेगोशिएशन हो रहे हैं ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसमें जो यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर आपके अलग अलग शहरों में मिल जाएगा, जैसे ब्रुसेल्स में भी है, लग्जमबर्ग में भी है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इसका है रियाद में, रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, अभी अभी मैंने बताया पेरिस में इसका हेडक्वार्टर, पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर चाइना में, बट चाइना में शंघाई में नहीं है, शंघाई भी एक शहर है चाइना का, बीजिंग भी एक शहर है, और शंघाई बीजिंग तो कैपिटल है, आप सबको पता है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि नाम में शंघाई है इसका मतलब हेडक्वार्टर भी शंघाई में होगा ना, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में, कंफ्यूज मत हो जाना। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में, और इसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का एक एक परमानेंट बॉडी है जिसको अपन कहते हैं रेट्स, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका हेडक्वार्टर है आपका ताशकेंत में, ठीक है। ताशकेंत, ताशकेंत कहाँ है आपका? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। तो रेट्स के बारे में याद रखना है, एससीओ के बारे में याद रखना है। और इंडिया एससीओ का मेंबर है, ओईसीडी का नहीं है, ओईसीडी की एक्टिविटीज में लेकिन जरूर पार्टिसिपेट करता है। कुछ स्टेटमेंट है, पता लगाने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, यस। एक होता है साइन करना, एक होता है रेटिफाई करना। साइन करने का मतलब है कि आप इच्छुक हो उस एग्रीमेंट में आने के, रेटिफाई का मतलब है आप लीगल बाइंडिंग हो गए अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। बिल्कुल किया हुआ है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को रेटिफाई। टीएफए पार्ट है डब्ल्यूटीओ की बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज ऑफ 2013, यस। टीएमए फोर्स में 2016 में ना, 2016 में ये फोर्स में नहीं आया था, बहुत न्यूज़ में था ही, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डेटा में छेड़छाड़ कर दी यूपीएससी ने, करता नहीं है जनरली। 2017 में, फरवरी 2017 में फोर्स में आया था ये, है ना। इसका आंसर होगा 1 और 2 ओनली। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट बाय इंडिया? चाबहार पोर्ट क्यों डेवलप कर रहा है इंडिया, क्या इंपोर्टेंस है? इंडिया का ट्रेड अफ्रीकन कंट्रीज के साथ इनॉर्मसली बढ़ जाएगा, इंडिया के रिलेशन ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्री के साथ स्ट्रेंथन होंगे, इंडिया को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया असेस करने के लिए, या पाकिस्तान इराक और इंडिया के बीच में जो गैस पाइपलाइन है उसको प्रोटेक्ट करेगा और फैसिलिटेट करेगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा कि इंडिया डिपेंडेंट नहीं रहेगा पाकिस्तान पे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। एक बार मैप देख लेते हैं। चाबहार पोर्ट आपको नजर आ रहा होगा, चाबहार ईरान में। तो देख लीजिए आप कैसे हम अफगानिस्तान को एसेस कर रहे हैं, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया को, पाकिस्तान को बाईपास कर रहे हैं यहाँ पे। इंडिया में
लीगल मैंडेटरी है किस किस के लिए साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट पर रिपोर्ट करना, सर्विस प्रोवाइडर, डाटा सेंटर या बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पे आंसर होगा तीनों, 1 2 3। ठीक है, हमारे जो रूल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स है वो ये कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर हो, इंटरमीडियरी हो, डाटा सेंटर हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, सबको एक रीजनेबल टाइम में जो भी साइबर इंसिडेंट हुए उनको रिपोर्ट करना है। किसको? सर्ट इनको, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट इनको रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये आपके साइबर इंसिडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है सर्ट इन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्योंकि आर्टिकल आपके 326 में कॉन्स्टिट्यूशन में एडल्ट सफरेज की बात की गई है, विच इंप्लाइज राइट टू वोट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवोल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। एलिसा प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस को डिटेक्ट करना, कम्युनिकेशन सिस्टम में सोलर फ्लेयर्स का क्या इफेक्ट है उसको डिटेक्ट करना। इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना। अब ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स ब्लैक होल से निकलती है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर एमिटेड बाय सुपर मासिव ब्लैक होल्स जो कि आपके गैलेक्सीज के सेंटर में रहते हैं। तो ये क्या करेगा? उन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगा। ये आपका एलिसा मिशन आप देख सकते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्लान ही है जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करने का पूरा इनका प्लान है। 2034 में इसको अभी लॉन्च करेंगे, अभी इन्होंने लॉन्च नहीं किया है। घड़ियाल्स वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताना भूल गया था घड़ियाल्स की लोकेशन, तो आप देख सकते हो घड़ियाल्स की लोकेशन कहाँ कहाँ है। रिसेंट रेंज ब्लैक कलर में मार्क्ड है। चंबल रिवर देख सकते हो आप, इरावाड़ी रिवर देख सकते हो, महानदी रिवर में देख सकते हो आप, है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर में भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ विद्यांजलि योजना। विद्यांजलि योजना का क्या पर्पस है? फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इनेबल करना ताकि वो इंडिया में अपने कैंपसेस खोलें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज करना गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट सेक्टर की मदद से, या वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन को इंकरेज करना कि वॉलेंट्री मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन आए प्राइवेट इंडिविजुअल्स की तरफ से ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंप्रूव हो। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 ओनली होगा। इसके अंदर विद्यांजलि योजना के अंदर क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि प्राइवेट सेक्टर से मदद ली जा रही है, लोगों को साथ में लिया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट स्कूल में जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो हो, डेवलपमेंट हो ओवरऑल बच्चों का। एम क्या है उन्नत भारत अभियान का? मैंने हमेशा से आपको बोला है कि ऑब्जेक्टिव्स एम्स हर स्कीम के याद रहने ही चाहिए आपको, भले ही कौन सी मिनिस्टर ने लॉन्च किया ये याद मत रखो। तो उसका जो एम है उन्नत भारत अभियान का वो क्या है? 100% लिटरेसी अचीव करना, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के एजुकेशनल सिस्टम और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में कोलैबोरेशन करके, या हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको लोकल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करके डेवलपमेंट चैलेंजेस को एड्रेस करना, इंडिया का साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना, ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना ताकि हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फंड जुटाए जा सके। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। 20 का आंसर है एमएचआरडी जो अब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो गई है, उसने ये स्कीम लॉन्च की थी ताकि आईआईटी एनआईटी के साथ मिलकर डेवलपमेंट चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके, मतलब इनका उपयोग लिया जा सके। ठीक है, एजुकेशन जो है ना अपने आईआईटी एनआईटी इनकी स्किल्स का यूज में लिया जा सके, लोकल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट किया जा सके ताकि लोकल लेवल पे जो चैलेंजेस है वो सोल्व कर सके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। नहीं, 5 मेंबर बॉडी नहीं है, 3 मेंबर बॉडी है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपका और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करता है इलेक्शन शेड्यूल जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन के लिए। नहीं, ये आपका करता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल डिसाइड करता है जनरल इलेक्शन के लिए और बाई इलेक्शन के। बाई इलेक्शन क्या होते हैं? जब जैसे किसी सीट पे जो लीडर होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, उसकी डेथ हो जाती है या एंटी डिफेक्शन के अंदर वो उनकी सीट छिन जाती है ना, तो यहाँ पे बाई इलेक्शन कहते हैं उसको। फिर इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो स्प्लिट और मर्जर के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करता है। हाँ,
इलेक्शन कमीशन के पास ये तो पावर है ही, 3 ओनली इसका आंसर होगा। इंडिया में अगर कोई जो स्पीसीज है टोइटोस की, अगर उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट के अंदर डिक्लेयर किया जाता है कि प्रोटेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसको उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा जिसको टाइगर, जितना टाइगर को मिला हुआ है। यस, WPA एक्ट का शेड्यूल फर्स्ट में आपके टाइगर है और उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिला हुआ है शेड्यूल फर्स्ट के। WPA एक्ट के अंदर जितने शेड्यूल्स हैं, करीब 6 हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो शेड्यूल फर्स्ट वालों को मिला हुआ है। शेड्यूल फर्स्ट में आपके टाइगर भी है और टोटोस को अगर शेड्यूल फर्स्ट में डालेंगे तो उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा, तो इसका आंसर होगा 1, मतलब ए। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जुडिशरी की पावर, ताकि वो ये देख सकें कि कोई भी लॉ या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, ये जुडिशियल रिव्यू होता है। द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ लॉज इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर। देखो विजडम जो है ना, वो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकती जुडिशरी। आपने दो चीजें सुनी होगी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि कोई कानून लाया जो गया है सरकार के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट तो नहीं कर रहा। अब भले ही उसके पीछे की इंटेंशन सरकार की बुरी हो, भले ही उसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो, बट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट नहीं कर रहा तो आपका वो सही माना जाएगा। इतनी पावर हमारे कोर्ट के पास है, इसको कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यूएस में होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसमें यह भी देखा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट ना करे और यह भी देखा जाता है कि कोई लॉ के पीछे की जो विजडम है, इंटेंशन है, वो सही है कि नहीं है। मान लो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट नहीं कर रहा बट उसके पीछे की विजडम सही नहीं है, सर कोर्ट को लग रहा है कि इंटेंशन सही नहीं है, मजा नहीं आएगा, इससे देश में अफरा तफरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है, जो यूएस का कोर्ट है, वो इस चीज को डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको आप नहीं ला सकते। ठीक है, ये हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में लॉस के पीछे की विजडम नहीं देखी जाती, लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है वो देखी जाती है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका जो आपका सीए आया था, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें इसके पीछे का मकसद सरकार का क्या था, इतने कयास लगाए जा रहे थे सरकार पे कि सरकार ये इंटेंशन है वो इंटेंशन है, वो कोर्ट का मतलब नहीं था। कोर्ट उसमें नहीं जाएगी कभी, कोर्ट ही देखेगी कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो जितने भी आपके लॉयर्स थे वो पिटिशन भी इस बेस पे लगाते हैं कि कौन से प्रोविजन को वोलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के। कोई इस बेस पे नहीं लगाता कि धर्म के नाम पे ये सब हो रहा है, सरकार राजनीति कर रही, नहीं। कभी कोई इस बेस पे पिटिशन नहीं डालता, वो इस बेस पे डालते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन को वोलेट किया जा रहा है, आर्टिकल 14, 15 किसको किया जा रहा है। तो पीछे की विजडम क्या है किसी लॉ की, वो जुडिशरी नहीं देखती है हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है वो देखती है। तो बी तो यहाँ पे गलत है और मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कोई भी बिल है, पार्लियामेंट में पास हो रहा है, दोनों हाउस में पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले क्या जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती? नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है, जब वो बिल एक्ट बनाई नहीं तो उसको कैसे रिव्यू करेगी प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले? तो सी गलत है। जुडिशरी की पावर कि वो अपने खुद के जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है, वो कर तो सकती है बट ये जुडिशियल रिव्यू वाले में नहीं आएगा। खुद के जजमेंट्स को वो रिव्यू कर सकती है, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर है, जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो अरेंज करना है इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी 1931 में। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में। यह हुआ था म्यूटिनी रॉयल इंडियन नेवी में हुई थी 1946 में। आंसर होगा 3-1, 3-1 इसका आंसर होगा 3-1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टैक्स रिवेन्यू जीडीपी के परसेंट की बात करें, जीडीपी के प्रोपोर्शन में बात करें तो एक दशक में स्टीडली इंक्रीज हुआ है। स्टीडली इंक्रीज नहीं हुआ, ग्राफ देखेंगे अभी अपन। फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी पिछले दशक में स्टीडली इंक्रीज हुआ है। एक बार मैप देख लेते हैं। ये है आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो, आप देख सकते हो डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स दोनों के लिए। पिछले एक दशक में आप देख लो स्टीडली इंक्रीज नहीं हुआ, कभी बढ़ा कभी घटा। यही हाल फिस्कल डेफिसिट के साथ है। ठीक है, स्टीडली इंक्रीज नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका नाइदर वन नो टू।
दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, लॉजिक के हिसाब से भी जाए, क्योंकि दोनों में एक्सट्रीम वर्ड्स आ रहे हैं कि स्टीडली इंक्रीज हुआ, स्टीडली, इनॉर्मसली, ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। ठीक है। रिसेंटली एक प्रपोजल था कि कुछ लोयंस जो हैं उनको ट्रांसलोकेट कर देते हैं, गुजरात में कुछ लोयंस हैं उनको ट्रांसलोकेट कर देते हैं, किस में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, मधुमलाई में, या सरिस्का में। इसका आंसर है कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके एमपी में, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे बड़ा, सबसे पहला आपका टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट। ठीक है। और कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है वो आपके जिम कॉर्बेट के नाम पे बना था। जिम कॉर्बेट हंटर थे, हंटर नहीं थे, उनको क्या किया था कि ब्रिटिश टाइम्स के दौरान बुलाया गया था, क्योंकि शेरों का हमला, टाइगर्स का हमला, सॉरी, टाइगर्स का हमला बढ़ गया था, है ना, तो लोकल लेवल पे, लोकल लोगों पे, तो जिम कॉर्बेट एक हंटर थे, तो उनको बुलाया गया। बहुत फेमस स्टोरी है, जिम कॉर्बेट की बुक भी है इस पे कि द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि हंटिंग एक्सपीरियंसेस को बताया, मतलब आप उस बुक को पढ़ोगे ना तो आपकी बिल्कुल आप इतने ज़्यादा वैसे हो जाओगे, डर जाओगे आप बुक को देख, क्योंकि बिल्कुल लाइव हंटिंग एक्सपीरियंसेस है जिम कॉर्बेट के। वो हंटर थे, तो इन्होंने टाइगर्स को मारा भी, बट इवेंचुअली क्या हुआ, उनको ये चीज़ समझ में आई कि टाइगर्स भी लोगों के साथ मिलकर रह सकते हैं। बहुत रिग्रेट हुआ उनको इस चीज़ पे, तो उन्होंने जो है इस एरिया को एक टाइगर रिजर्व बनाने की रिक्वेस्ट की सरकार से। तो पहला रिजर्व आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था। ठीक है। तो कॉर्बेट उत्तराखंड में है, कूनो पालपुर एमपी में है, मधुमलाई तमिलनाडु में है, सरिस्का राजस्थान में। को याद रखना, इसका आंसर है कूनो पालपुर। कूनो पालपुर एक अच्छी जगह बताई जा रही है लोयंस को ट्रांसलोकेट करने के लिए गुजरात से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। स्टेट में प्रेसिडेंट रूल आता है तो क्या नहीं होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन, यस, जरूरी नहीं है कि स्टेट असेंबली का डिसोल्यूशन हो सके, सस्पेंड भी तो हो सकती है ना, तो पहला जरूरी नहीं है हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिमूवल, यस, ये जरूर हो जाता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिमूवल हो जाता है, तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है, जबकि पूछ कह रहा है कि कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो पहला एक कॉन्सिक्वेंस नहीं है, दूसरा एक कॉन्सिक्वेंस है लोकल बॉडीज का डिसोल्यूशन, ये कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ठीक है, लोकल बॉडीज का जो डिसोल्यूशन है वो जरूरी नहीं है हो, तो इसका आंसर है 1 and 3 ओनली। Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Right against exploitation की यहाँ पे बात हो रही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आपका आता है आर्टिकल 23 और 24, ये दोनों आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आते हैं। अब आप याद करके बताओ आर्टिकल 23 में क्या था? आर्टिकल 23 में था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए प्रोहिबिट करना। आर्टिकल 24 में क्या था? फोर्स्ड लेबर और बेगर को प्रोहिबिट करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 and 4 ओनली। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में नहीं आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार? ग्रेट निकोबार के क्लोजेस्ट कौन सा है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। मैप में देख लेते हैं एक बार। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ग्रेट निकोबार है, मैंने रेड में मार्क कर रखा है। ठीक है, तो इसमें श्रीलंका देखो, सुमात्रा देखो, बोर्नियो देखो, जावा देखो। सबसे पास में कौन सा? सुमात्रा। सुमात्रा देखो बिल्कुल ग्रेट निकोबार के पास में है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुमात्रा। कौन से स्टेटमेंट में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को डिफाइन किया जा रहा है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसका मकसद क्या है वो बताना है। ये अरेंजमेंट है ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ जो क्रिटिज्म है वो मिनिमाइज हो सके। ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिज्म को मिनिमाइज करने का कैबिनेट का क्या रोल? कैबिनेट कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिज्म को कम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है उसको स्पीड अप करने के लिए ये हो सकता है, इसके चांस है। ठीक है, मान लेते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक मैकेनिज्म है ताकि गवर्नमेंट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे पीपल में। एक डिवाइस है गवर्नमेंट के हैंड्स को स्ट्रेंथन करना, यानी कि गवर्नमेंट का जो हेड है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर, उसको स्ट्रॉन्ग करना। नहीं, देखो, कैबिनेट या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ओवरऑल मकसद ये होता है कि सरकार की पावर को कम करना है, सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाना। तो इसमें से बी और सी में से एक हो सकता है, बट कैबिनेट में क्या होता है जनरली कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कुछ फेमस कोई पॉपुलर जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट में आते हैं, जो डिसीजन लेते हैं यहाँ पे, और वो डिसीजन लेते हैं और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लोकसभा में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है? देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। जुडिशरी और फेडरलिज्म का कोई लेना देना नहीं है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो
देश है उसमें जो स्टेक होल्डर है, जो गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड हो, ये फेडरलिज्म होता है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंट है, उसको कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो अपन को बताना है इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है ना। तो इंडियन फेडरलिज्म मैंने हमेशा क्या समझा है, पॉलिटिकल क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करो जैसे हमारे देश का एग्जांपल लेके चलो। हमारे देश में कौन सी चीज नहीं होती है ना, कौन सी चीज नहीं है। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स, ये तो है, ये तो है। पूछ रहा कौन सी नहीं है, ये तो है। पावर्स क्लियरली डिवाइडेड है बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स। फेडरल यूनिट्स को अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया राज्यसभा में, बिल्कुल बिल्कुल दिया गया। अनइक्वल है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से आपका रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट्स का राज्यसभा में। तो ये चीज तो है, पूछ कह रहा है जो नहीं है। तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, क्या नहीं है। इट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमॉन्ग फेडरल यूनिट्स। कहने का मतलब यह है, फेडरेटिंग यूनिट्स का मतलब है कि जो स्टेट्स हैं वो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। क्या उनके और सेंटर के बीच में कोई एग्रीमेंट है? नहीं। ये यूएस में है, हमारे यहाँ पे कोई सेंटर स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है कि चलो हम मिलके देश चलाते हैं, नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है तो वो बाहर निकल भी नहीं सकते, सीट भी नहीं कर सकते इससे, ठीक है। कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स और सेंटर के बीच में, ठीक है। तो इंडियन फेडरलिज्म का ये फीचर नहीं है, यूएस का फीचर है, इंडिया का नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।